नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। आज सिद्धू मूसेवाला मामले में पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 शूटर्स को मार गिराया है। अमृतसर में अटारी के पास एक गांव में ये 2 शूटर छुपे थे, जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह मनु। पुलिस ने लंबी चली मुठभेड़ के बाद इन्हें मार गिराया। दोनों सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में मेन शूटर बताए जा रहे हैं। आरोप है कि मनु ने ही मूसेवाला पर AK-47 से फायरिंग की। इनके 2 और साथी भी मारे गए हैं और अमृतसर और आसपास के कई जिलों में पुलिस ने बड़े इंतजाम किए थे। पूरे गांव को घेर लिया था। गुरुद्वारे से अपील की जा रही थी कि लोग घरों में ही रहें, दरवाजे बंद रखें। इस मामले में 3 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो हम सीधे पहले अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास चलते हैं। मुकेश, क्या इस मामले में अब स्थिति है? माना जाए ये जो शूट आउट जो भी हुआ है, ये इस पे विराम लग चुका है, क्या डिटेल्स? देखिए निधि जी, बिल्कुल जो पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया था वो ऑपरेशन खत्म हो गया है और जो दोनों शूटर हैं मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा, ये दोनों मारे गए हैं। इनके पास से बड़ी मात्रा में कारतूस मिले हैं, वेपन मिले हैं। जो मनप्रीत मन्नू है उसके पास से AK-47 बरामद हुआ है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोनों शूटर लगातार AK-47 और उस जैसे हथियारों से लगातार पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे। इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन में 5 घंटे लग गए। 5 घंटे के बाद दोनों शूटर मारे गए हैं। जानकारी ये मिली है कि इन शूटरों के अलावा इनके 2 एसोसिएट भी मारे गए हैं। हालांकि अभी पंजाब पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पंजाब पुलिस जो है सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लगातार शूटरों पर नज़र बनाए हुए थी। उनका मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है, इसको लेकर लगातार कड़ी निगरानी की जा रही थी। उसी कड़ी में आज जानकारी मिली कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू दोनों अटारी बॉर्डर के पास इस गांव में छुपे हुए हैं और ये भी जानकारी मिल रही थी कि वो पाकिस्तान भागने वाले हैं। उसी के बेस पर पूरे गांव को घेर लिया गया और जो रास्ते गांव के हैं उनको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। पुलिस ने 2 किलोमीटर पहले से ही रास्तों को बंद कर दिया था। जो लोग गाँव के अंदर थे, गुरुद्वारों से उनसे कहा गया कि वो लोग घरों के अंदर रहें क्योंकि पंजाब पुलिस वहाँ पर ऑपरेशन कर रही है। तो 5 घंटे की मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों शूटर मारे गिराए हैं। हमारे पास एक तस्वीर आई है जिसमें एक शूटर बैठा हुआ है और उसके नीचे एक बैग है। बैग में AK-47 रखी हुई है। तो निश्चित तौर पर ये शूटर बड़े एडवांस वेपन से फायरिंग कर रहे थे और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी मनप्रीत मन्नू ने सबसे पहले फायरिंग की थी। उसके पास AK-47 थी जिससे उसने बस्ट फायर किया था। उसने गैंगस्टर गोल्डी बरार से कहा था कि सबसे पहले मूसेवाला पर मैं ही फायरिंग करूंगा क्योंकि मेरी मूसेवाला से निजी दुश्मनी है और हत्या के समय उसी ने सबसे पहले फायरिंग की थी। इस पूरे ऑपरेशन में जो तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पंजाब पुलिस के, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। DGP पंजाब भी उसी गांव में हैं और अब से कुछ देर बाद अमृतसर पुलिस लाइन में पंजाब पुलिस के DGP प्रेस वार्ता करेंगे जिसमें पूरी जानकारी देंगे कि कैसे पूरा ऑपरेशन हुआ, कितने लोग मारे गए हैं, कोई पकड़ा गया है, कितने हथियार मिले हैं, इसकी जानकारी वो देंगी। बिल्कुल, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा। मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ आपने जो डिटेल्स दी। और अब इसी मसले पर शशिकांत जी हमारे साथ हैं, पूर्व DGP पंजाब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सर। जो आप 2 चीजें मुकेश ने बोला, एक तो ये 5 घंटे तक ये पूरा चला, ये पूरा प्रोसेस जो था और इसमें इन शूटर्स को मार गिराया गया है। साथ ही दूसरी बात, इतना असला था इनके पास कि 3 पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह से गैंग्स इतने मजबूत कैसे हो गए? देखिए, ये जो एपिसोड पूरा हुआ है इसमें काफी सारी नई बातें आई हैं। अभी जो 2 व्यक्ति आज मारे गए हैं, जो कि दोनों तरफ से गोलियां चली, तो इसको मैं एनकाउंटर तो नहीं कहता हूं, गोलियां चली दोनों साइड से, गोलियों पे नाम नहीं लिखा होता है, जो उसमें सामने आया वो मारा गया, अनफॉर्चुनेट है। पर आई विश कि इसमें से एक आध व्यक्ति जिंदा पकड़ा जाता, क्योंकि ये 2 शूटर जो हैं इनका ओरिजिनल ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं था। इनका था एक और गैंग है, जगन भगवानपुरिया गैंग। इस ऐसा लगता है कि जगन भगवानपुरिया और जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उन्होंने इस मुद्दे पे एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए थे, एक दूसरे को शार्प शूटर्स दिए, एक दूसरे को आर्म दिए। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, ये लोकेशन जहां पर के दोनों व्यक्ति छुपे हुए थे। अटारी बॉर्डर है, उनके पास से कहते हैं AK-47 और काफी सारी गोलियां और कुछ पिस्टल्स वगैरह बरामद हुए।
पर लगता है मुझे इन्होंने ये स्थान इसलिए चुना क्योंकि बॉर्डर के पास है और वहां पे लगातार ड्रोन्स की आवाजाही होती रहती है पाकिस्तान से। क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से कुछ और आधुनिक हथियार उनको मिल जाएंगे, एक्सप्लोजिव्स मिल जाएंगे, क्या होगा? नंबर एक। नंबर दो सवाल ये आता है मैम कि 52 दिनों तक ये लोग छुपे हुए थे, अंडरग्राउंड थे। किसने इनको शह दी थी, किसने इनको छुपाया था, किसने इनको खाना पानी दिया था, किस प्रकार से? जिस घर में रह रहे हैं कहते हैं उस घर में कोई और व्यक्ति नहीं रह रहा था आजकल, तो उसने अपना घर, उनको हम लोग इसको अपनी भाषा में कहते हैं सेफ हाउस, अपना घर उनको सेफ हाउस बनाने के लिए क्या क्यों दे दिया? और अभी भी सारे व्यक्ति नहीं पकड़े गए हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति कम से कम बाहर है, इंडिया में ही है। ऑफ कोर्स जो कनाडा का लिंक है वो तो खुला हुआ है क्योंकि मेन जो मास्टरमाइंड था वो तो वही था, गोल्डी ब्राड। तो अभी भी काफी सारे इसमें पेज जो हैं खुलने वाले हैं। आई होप कि आने वाले समय में कुछ पता लगेगा। बट अगेन मैं कहूंगा कि पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी थी, उनको अपना नाम एक बार फिर से कायम करने का मौका मिल गया है। वरना अभी तक तो यही आ रहा था पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर रही है, जो कुछ हो रहा है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। और काफी पॉलिटिकल क्वेश्चन भी बन गया था जो इनएफिशिएंसी पंजाब पुलिस की ओर से, तो दैट हैज गॉन अप। जी शशिकांत जी, एक सवाल जो आपने बहुत अहम बताया कि वाकई में ये जरूरी भी था कि कोई अगर जिंदा पकड़ा जाता है तो और डिटेल्स मिल पाती और जो लोग इसकी जड़ तक, जो ये अपराध है इसकी जड़ तक पहुंचा जा सकता था। इस पे एक सवाल ये और भी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो ये गैंग्स हैं, भले ही हम देखते हैं इतने, लेकिन इतने मजबूत कैसे हो गए? क्योंकि ऐसा नहीं कि ये पंजाब की समस्या है, कई राज्य हैं इनमें ऐसे गैंग्स होते हैं, लेकिन ये क्योंकि हमारा बॉर्डर स्टेट है और तारी के पास कहा जा रहा था, हमारे सहयोगी भी बता रहे थे पाकिस्तान भाग सकते थे, उस लिहाज से ये कितने कैसे इनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं? किसी भी गैंग की, किसी भी क्रिमिनल ग्रुप की जड़ें मजबूत होती हैं, इससे 2-3 कारण होते हैं। उनको कोई ना कोई संरक्षण मिले, चाहे वो संरक्षण एक सेक्शन हो पुलिस वालों का, जिनको हम ब्लैक शीप कहते हैं, काली भेड़ कहते हैं, हो सकता है सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियंस हो, उनको भी मैं काली भेड़ कहूंगा। बिना सपोर्ट के, बगैर प्रोटेक्शन के कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट, चाहे वो छोटे से छोटा चोर हो या बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति हो जो कि कुछ भी बैंक लूट के भाग जाए, व्हाटएवर इट इज, आपको पता है क्या कुछ पिछले दिन हुआ है, बगैर प्रोटेक्शन के तो काम हो नहीं सकता है। मिली भगत इन सब चीजों में होती है। अब जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पूरी पूछताछ होगी, क्योंकि इनमें से तो कोई व्यक्ति जीवित नहीं है, उनसे पूछताछ होगी, बात आएगी। और अभी पूछताछ में जो बात आया वो ये कि भगवानपुरिया गैंग जो है उसने भी हाथ मिला लिए थे। एक और गैंग अभी घूम रहा है, बम्बिया गैंग, उनके पास भी हथियार है। और इन सब के पास अनफॉर्चुनेट बात है आधुनिक हथियार है। जैसे पंजाब में जो इंटेलिजेंस बिल्डिंग पे अटैक हुआ था आरपीजी रॉकेट लॉन्चर के थ्रू, ये सारा आर्म श्योर अक्रॉस द बॉर्डर ही आया है, किसी न किसी ड्रोन के राही ही आया है। तो पंजाब के गैंग्स की ये थोड़ा उनको एक वेंटेज पॉइंट मिल जाता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाता है, उनको ये सहूलियत, गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मिल जाती है कि उनको सिर्फ एक टेक्निकल सपोर्ट ही नहीं बल्कि आर्म, एम्यूनिशन, एक्सप्लोसिव जो भी चाहिए पाकिस्तान से उनको ड्रोन्स की राही मिल जाता है, चाहे पाकिस्तान में है या फिर ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में बैठे हुए हैं उनकी ओर से मिलता है। बट ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग थ्रू पाकिस्तान। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी गहरी बातें समझाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में अगर इनमें से एक शूटर जिंदा पकड़ा जाता तो जो ये पूरा मामला है इसकी और गहराई तक, तह तक पहुंचा जा सकता था। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं देश की बात में, और अब हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पहली बार बगावत की बात सामने आई है। 2 मंत्री नाराज बताए गए और एक ने इस्तीफा दे दिया। मंत्री दिनेश खटीक ने तो इस्तीफे की चिट्ठी दिल्ली भेज दी, जिसमें लिखा था कि एक आशय ये था कि अपने विभाग पे कामकाज नहीं मिलता, मेरे आदेश को अनसुना करते हैं अफसर, अनुसूचित जाति होने के कारण नहीं सुनते हैं अफसर। उधर जितिन प्रसाद ने सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा, लेकिन उनके ओएसडी अनिल पांडे को हटाया गया। ओएसडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिससे वो दुखी बताए गए और उस मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और मुख्यमंत्री ने एक जांच की कमेटी भी बना दी थी। और आपको बता दें, आज भी अखबारों में छपा है कि मुख्यमंत्री ने सलाह दी है कि मंत्रीगण आंख बंद करके काम ना करें जो उनके आसपास लोग रहते हैं। हालांकि सबसे पहले कहा जा रहा है 4 जुलाई को मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी नाखुशी जाहिर की थी और ये पूरे अपने आप में, इसमें आपको बता दें कि
मायावती जो हैं उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है, जिस तरह से खटीक ने कहा है कि उन पे क्योंकि वो जाति के थे इसलिए उन पर इस तरह की कार्रवाई हुई है, अनसुना किया जाता है। तो मायावती ने भी इस पूरे मामले में ट्वीट किया है, अखिलेश यादव भी टूट पड़े हैं। बहरहाल विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ सलाहकार संपादक अमर उजाला मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आप इन नाराजगी को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली बार अगर माना जाए कि मंत्रीगण इस तरह से नाराजगी जाहिर करें और अपने इस्तीफे की चिट्ठी जो है वो दिल्ली भेज दें, कैसे समझा जाए इसे, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए निधि जी, आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ जी की जो पहली सरकार थी चुनाव से पहले, उसमें एक बार 150 से ज्यादा विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा में धरने पर बैठ गए। ये भी मतलब ये किसी सरकार के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि अपनी ही सरकार के खिलाफ 150-200 विधायक जो है वो धरने पर बैठ जाए और रात भर धरने बैठे रहे विधानसभा सदन के अंदर। और खैर वो मामला निपट गया। उसके बाद जो है अब ये, क्योंकि उस समय तो विनोद जी उस समय वो मनोनीत मुख्यमंत्री थे, इस बार इतनी बहुमत के साथ चुन कर आए हैं और ऐसा, और तमाम उन्होंने अपने कार्य किए हैं जिसमें किसी की भी आवाज नहीं सामने उठी। तो उस लिहाज से समझा जा रहा था कि कोई बोलेगा नहीं। तो अगर किसी ने मंत्रीगण ने आवाज उठाने की ये बात सामने रखी है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, जब ये स्थिति बन जाती है कि कोई बोलेगा नहीं तभी आवाज उठती है। आवाज तभी उठती है जब लगता है कि कोई एकाधिकारवादी तरीके से शासन हो, कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की एक खास स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार के जमाने से, पिछली सरकार से मेरा मतलब योगी जी की पिछली सरकार, जो पिछला कार्य, आपने सही कहा कि उस वक्त वो नामित मुख्यमंत्री थे और उनका नाम भी कहीं चल रहा था, फिर अचानक उनको बनाया गया था। इस बार तो वो बाकायदा प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री थे और विधानसभा चुनाव में उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया और पार्टी दोबारा जीत के आई। वो पुराना 37 साल का रिकॉर्ड जो है उन्होंने दोबारा बराबर किया, जो कांग्रेस के समय एनडी तिवारी दोबारा जीत के आए थे, इस बार ये बीजेपी जीत के आई। तो योगी जी को इस तरह श्रेय जाता है, निश्चित रूप से उनकी एक कार्यशैली रही है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा जीती है, वो योगी जी के चेहरे पर जीती है या मोदी जी के चेहरे पर जीती है, या अमित शाह जी की रणनीति से जीती है, या नड्डा जी की संगठन क्षमता से जीती है? दरअसल सारा जो क्या कहते हैं समस्या का जो जड़ है वो यही है, जो वफादारी का सवाल है। बहुत सारे विधायक, बहुत सारे पार्टी के नेता, उनकी सीधी वफादारी केंद्रीय नेतृत्व के प्रति है। उसमें काफी लोग ऐसे हैं जो गृह मंत्री अमित शाह जी के वफादार हैं, उनके लॉयलिस्ट हैं। मोदी जी तो सबके नेता हैं, वो तो देश के नेता है, पूरी पार्टी के नेता हैं। तो मोदी जी को इस विवाद से अलग भी रखा जाए तो मान लीजिए अमित शाह जी हैं या नड्डा जी हैं जो केंद्रीय नेतृत्व का प्रतीक माने जाते हैं, तो बहुत सारे लोग विधायक वो दिल्ली से उनकी लॉयल्टी ज्यादा है। देखिए, खटीक साहब ने भी अपना इस्तीफा किसको भेजा है? मुख्यमंत्री को नहीं भेजा, उन्होंने गृह मंत्री को इस्तीफा भेजा। जब गृह मंत्री का एक राज्य के मंत्री के इस्तीफे से कोई लेना देना नहीं होता, इस्तीफा मुख्यमंत्री को ही भेजा जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आप पार्टी के लिहाज से देखते हो तो पार्टी अध्यक्ष को उसकी कॉपी भेज देते, लेकिन ना तो उन्होंने नड्डा जी को कॉपी भेजी, ना उन्होंने राज्यपाल को कॉपी भेजी, ना मुख्यमंत्री को कॉपी भेजी। सीधा पत्र जो है लिखा अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को। तो इससे स्पष्ट होता है कि उनकी वफादारी जो है वो नंबर 1 वफादारी उनकी अमित शाह जी के साथ है, गृह मंत्री जी के साथ है। तो आदमी जिसके प्रति वफादार होता है उसी से अपनी शिकायत करता है, उसी से अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। तो विनोद जी, सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जो संचालन हो रहा है इस नाखुशी का, क्या दिल्ली से हो रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई दिल्ली से किसी को आशीर्वाद प्राप्त है, ये कहना तो मतलब ठीक नहीं है जब तक मेरे पास कोई पक्का पुख्ता जानकारी या सबूत ना हो। लेकिन इतना जरूर है कि जो वफादारियों का जो अंतर्द्वंद है, जो विरोधाभास है, वो कई बार इस तरह की स्थितियों को जन्म देता है। जैसे जितिन प्रसाद जी हैं, अब जितिन प्रसाद जी की ज्वाइनिंग जो हुई वो दिल्ली में हुई, और आपको याद होगा उनकी ज्वाइनिंग के समय पीयूष गोयल जी ने उनकी ज्वाइनिंग कराई थी, जो केंद्रीय मंत्री हैं। और उसके बाद जितिन प्रसाद जी को भेजा गया। खबर यह भी थी उस समय कि शायद योगी जी उस वक्त दिल्ली थे, लेकिन जो है वो ज्वाइनिंग में नहीं थे, उनकी ज्वाइनिंग लखनऊ में न होगी दिल्ली में हुई। आपको याद होगा जितिन प्रसाद कांग्रेस के उन नेताओं में थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार के खिलाफ बाकायदा यह आरोप लगाया था कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है उनकी सरकार में, और उन्होंने पूरी एक लिस्ट जारी की थी और जिसमें एक ब्राह्मण चेतना परिषद बनाई थी, जिसमें पूरा जो है एक सूची थी कितने कितने ब्राह्मण मारे गए। तो एक तरह से वो मोर्चा खोले हुए थे तत्कालीन योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ। लेकिन फिर वो बीजेपी में आते हैं। बीजेपी में उनकी एंट्री केंद्रीय नेतृत्व के जरिए होती है। उनकी मुलाकात, पहली मुलाकात एंट्री के बाद योगी जी से उत्तर प्रदेश सदन में होती है, जब योगी जी वहां रुके हुए थे, और उसके बाद वो फोटो आता है। फिर
चुनाव तक जो है उनको फिर मंत्री बनाया जाता है। जब बिल्कुल चुनाव के एन वक्त पर जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें उनको मंत्री बनाया गया उच्च शिक्षा का। तो वो भी कहावत यह है कि शायद मुख्यमंत्री की अनिच्छा के बावजूद उनको मंत्री बनाया गया केंद्रीय नेतृत्व के उसमें कहने पर। लेकिन मनोज जी, आज स्थानीय अखबारों में आज ये छपा है कि योगी जी ने अपने मंत्रियों को कहा है कि आप कार्य कीजिए, लेकिन जो आंखें मूंद करके कार्य ना कीजिए, जो आपके आसपास लोग जो आपके करीबी काम करते हैं कहीं वो कुछ ना करें। तो मुख्यमंत्री का जो रुख है वो क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, जिस तरह जितिन प्रसाद जी के ओएसडी को हटाया गया है या उनके विभाग के और 5 अफसर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग जो पिछली सरकार में केशव प्रसाद मौर्य जी के पास था, वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तब भी थे, अभी भी है, उसमें अगर कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो और मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है, तो ये एक तरह से ये मंत्री पर निशाना है कि भाई आप कहाँ हैं, आप बेखबर हैं कि आपके विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। तो ये एक तरह से मंत्री पर उंगली उठती है। इसी तरह ब्रजेश पाठक का अभी मसला जो है था कि उन्होंने जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कुछ मामलों में भ्रष्टाचार के सवाल उठाए, चिट्ठी लिखी, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई। अब जितिन प्रसाद के विभाग की कमेटी बनी, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई कमेटी की। तो ये दोनों मंत्री और अब ये खट्टिक साहब भी आ गए, इनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कोई ना कोई कोशिश हो रही है। अब वो कोशिश कहां से हो रही है ये अपने आप में एक विषय। संक्षेप में विनोद जी, असर क्या होगा इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में? क्या असर, क्या कुछ और लोग अपनी, क्योंकि जब अमूमन हम राज्य सरकारें देखते हैं मुख्यमंत्री की ही चलती है या कहीं पे भी हम देख लें, तो इसका क्या असर आप देख रहे हैं? क्या ये बढ़ेगा वहां पे या थमेगा? क्या आंकलन? देखिए असर तो ये इसलिए जो है होगा इसका कि जो तीनों मंत्री हैं, 3 में से 2 तो बड़े कद्दावर मंत्री हैं, खास करके ब्रजेश पाठक और जितिन प्रसाद जी, और दूसरे खट्टिक साहब राज्य मंत्री हैं, वो दलित हैं, तो इसलिए जो है उनका भी एक मुद्दा है। अभी हो सकता है कुछ और मंत्री भी इस तरह की शिकायत करें, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी के बीच में बहुत कुछ सामान्य और सहज नहीं है। जैसे डीजीपी को एकदम से बदला गया, हटाया गया, जो इसके पहले सिंगल से जो है उनके बारे में कहा जाता था, उनकी नियुक्ति भी केंद्र के दबाव में हुई थी, मुख्यमंत्री जो है वो शायद सहमत नहीं थे उनकी नियुक्ति को लेके, उनको एकदम से हटाया गया। तो ये इस तरह की जो खींचतान है, तनातनी है, ये जो दिखाई पड़ रही है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कामकाज को तो प्रभावित करेगी। और सबसे बड़ी बात निधि जी है कि जब विपक्ष कमजोर होता है तो सत्ता पक्ष में इस तरह के झगड़े और बढ़ते हैं, क्योंकि फिर चुनौती बाहर नहीं होती, चुनौती अपने भीतर से शुरू हो जाती है। तो अभी सत्ता के बंटवारे को लेकर के, कामकाज के बंटवारे को लेकर के बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। फिर केंद्रीय नेतृत्व भी ऐसे मामलों में अपना कुछ ना कुछ उसका हस्तक्षेप रहता है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब भी इस तरह विधायक और मंत्री नाराज होकर के अटल जी प्रधानमंत्री के पास जाते थे। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आप देखिए वहां से भी केशुभाई पटेल के ग्रुप के लोग और कई विधायक आकर के यहाँ केंद्रीय नेतृत्व में शिकायत करते थे। तो ये सब बड़ी पार्टियों में इस तरह की चीजें होती रहती हैं, और खास करके जब विपक्ष कमजोर होता है, जब विपक्ष सामने होता है तो बड़ी चुनौती वो होती है, तो सब एकजुट होते हैं। अभी विपक्ष उत्तर प्रदेश में कमजोर है। बिल्कुल विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में सब सहज नहीं है, तनातनी है केंद्र और राज्य में, ये साफ जाहिर हो रहा है। बहरहाल देश की बात में हम कुछ ही देर में आपको मुंबई से कुछ खबरें दिखाएंगे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को ईडी की गिरफ्त में वो क्यों हैं, इस पर भी एक रिपोर्ट दिखाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। बात अब महाराष्ट्र के मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ईडी की गिरफ्त में हैं। उनके खिलाफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गैरकानूनी फोन टैपिंग का इल्जाम है। देखिए ये रिपोर्ट।
ये मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे हैं। 30 जून को रिटायर हुए हैं और अब एनएससी में गैर कानूनी फोन रिकॉर्डिंग केस में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। संजय पांडे एक वक्त में आईपीएस रहते हुए भी लंबी छुट्टी पर थे। इस दौरान उन्होंने आईसेक नाम की कंपनी बनाई। यह कंपनी एनएससी का साइबर ऑडिट करती थी। इल्जाम है कि इस कंपनी ने एनएससी के कर्मचारियों की स्नूपिंग की है। संजय पांडे की गिरफ्तारी के साथ ही मुंबई पुलिस अपने सबसे बुरे दौर में दिखाई दे रही है। पिछले 3 साल में ये दूसरे पुलिस कमिश्नर हैं जो इस तरह दागदार हुए हैं। इसके पहले परमबीर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद पर रहते हुए जो काम किए हैं, इसके चलते वो अब जमानत पर हैं। उनके दौर में एंटीलिया केस हुआ और उनकी नाक के नीचे काम करने वाले सचिन वजह पर हत्या का आरोप लगा है। परमबीर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। जानकार कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस के आला अफसरों के कारनामों का असर पूरी फोर्स पर है। मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद महाराष्ट्र पुलिस में दूसरे नंबर पर माना जाता है और इस शहर का कमिश्नर बनना कभी साख की बात हुआ करती थी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर 5 जजों के संविधान पीठ का गठन कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये 1 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, तब तक अयोग्यता पर कार्रवाई नहीं होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ बता देते हैं। महाराष्ट्र मामले में 5 जजों के संविधान पीठ का गठन संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के गठन के संकेत दिए हैं। इस मामले में कई संवैधानिक मुद्दे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के गठन की जरूरत है। सभी पक्ष अगले बुधवार तक संवैधानिक सवाल दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। अगली सुनवाई तक अयोग्यता पर कार्रवाई नहीं होगी। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट यानी शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कहा है और इशारा किया है कि ये मुद्दा ऐसा है जिसमें बहुत सारे कानून के बड़े सवाल, संवैधानिक सवाल जुड़े हुए हैं। तो इसे एक बड़ी पीठ को यानी 3 जजेस की पीठ ये सुनवाई कर रही है। इस मामले को एक बड़ी पीठ को यानी 5 जजों के संवैधानिक पीठ को भेजा जाना चाहिए। हालांकि ये फैसला नहीं किया है। तमाम जो पक्षकार हैं दोनों पक्षों के तरफ से उनसे कहा है कि वो कानून के सवाल यहाँ पर दाखिल करें और इसके बाद 1 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी। नोटिस भी जारी किया है। तमाम मुद्दों पर जो 6 याचिकाएं हैं जिसमें से एक एकनाथ शिंदे ग्रुप की है, बाकी 5 उद्धव ठाकरे ग्रुप की हैं। उन तमाम याचिकाओं पर 1 अगस्त को एक अहम सुनवाई होगी जिसमें यह भी फैसला किया जाएगा क्या मामले को 5 जजों के पास भेजा जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो यथास्थिति वहां पर है वही बरकरार रहेगी, यानी किसी भी गुट के विधायक का यानी उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे गुट के किसी भी विधायक की अयोग्यता पर स्पीकर कोई फैसला नहीं करेंगे। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरोसा भी कोर्ट को दिलाया है। काफी बड़ी लंबी चौड़ी 1 घंटे से ज्यादा यह सुनवाई हुई जिसमें कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने ठाकरे गुट की तरफ से अपना पक्ष रखा और उन्होंने बताया कि ये लोकतंत्र में एक पाप की तरह है। लोकतंत्र नहीं बचेगा अगर एक चुनी हुई सरकार को इस तरह पलट दिया जाए, मुख्यमंत्री को पलट दिया जाए और ये लोग बिना दल बदले, बिना दूसरे दल में गए इस तरीके से ये फैसला नहीं कर सकते हैं। डिप्टी स्पीकर को पूरा अधिकार था कि इनकी अयोग्यता पर वो फैसला करे और जो लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर जो है पार्टी का नेता है वो चुनना स्पीकर का काम है, वो भी नहीं करने दिया गया। ये तमाम जो है ये जो घटनाक्रम वहां पर हुआ है ये लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी बात है। ये तमाम दलीलें दी गई। हरीश साल्वे पेश हुए एकनाथ शिंदे की तरफ से। उन्होंने कहा कि ये कोई दल बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक ही शिवसेना पार्टी का मामला है, कोई दल बदल का मामला नहीं है। पार्टी की मेजोरिटी एक साइड थी, उन्होंने अपने नेता चुना है और जो नेता चुना है वही अब आगे कार्रवाई कर रहा है और मुख्यमंत्री भी इसी तरीके से बने। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही ये मुद्दा ऐसा है जिसमें अदालत इस तरीके के फैसले दे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री बदल गया तो कोई आसमान नहीं गिरेगा और बहुत सारे सवाल जवाब हुए। कोर्ट ने भी बहुत सारे सवाल पूछे और इसके बाद अब कोर्ट ने कहा है कि मुद्दा काफी गंभीर है, संवैधानिक मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए इस मामले को 5 जो बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए। तो फिलहाल इंतजार जो है वो 1 अगस्त का करना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, रेल किराए में अब छूट नहीं होगी, बुजुर्ग और खिलाड़ी अब उम्मीद छोड़ दें। रिपोर्ट दिखाएंगे।
तो बात अब रेल में सफर की। ये अब साफ हो गया है कि रेल किराए में अब छूट नहीं होगी। रेल किराए में पहले जो कंसेशंस मिल रहा था उसे फिर से बहाल होने का इंतजार अब ना करें। रेल मंत्री ने लोकसभा में आज साफ शब्दों में कह दिया है कि बुजुर्गों और खिलाड़ियों को रेल किराए में छूट नहीं मिलेगी। रेल मंत्री ने लोकसभा में ये साफ साफ कह दिया। रेल मंत्री ने कहा कि अभी भी किराए की लागत का 50% खर्चा सरकार ही उठाती है। तो देश की बात में अब हरियाणा के नूह की। कल हमने बड़ी खबर आपको दिखाई थी कि किस तरह से नूह में खनन माफियाओं द्वारा एक डीएसपी की हत्या हो गई है। पुलिस एक ही आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है, जो मुख्य आरोपी जब अब तक फरार है। वहीं हत्या के विरोध में आज पूरे जो तावड़ू शहर है उसको वो बंद रहा। पुलिस का दावा है कि यह माइनिंग करने वाला कोई संगठित गिरोह नहीं है। देखिए मुकेश सिंह सेंगर की खास रिपोर्ट। नूह के पचगावा गांव में इस मोहल्ले में सन्नाटा पसरा है। लगभग हर घर में ताला लगा है। इसी मोहल्ले में ये घर है माइनिंग माफिया मित्तर का, जिस पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या का आरोप है। जिस डंपर से कुचलकर डीएसपी की जान ली गई वो तो बरामद हो गया है, लेकिन डंपर का मालिक मित्तर फरार है। मित्तर के घर के सामने ही ये कच्चा घर है डंपर के क्लीनर इक्कर का, जिसे पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। कहाँ गए ये सब लोग? सब भाग गए डर हमारे। क्यों भाग गए? पुलिस की दबस से भाग गए। पुलिस आई जाई है, उसकी वजह से सब डर के भाग गए। अच्छा, कल पुलिस यहाँ पर आई थी? काफी पुलिस आई है। क्या किया पुलिस ने गला कर यहाँ पर? पुलिस यहाँ पर जिस घर का वो लड़का था ड्राइवर, उसका मकान तोड़ फोड़ करिए कई मरतबा जैसे आई है गई है। तोड़ फोड़ की वजह से बैरमानी शेरवानी पकड़ी है, धक्का मुक्की हुई है बैरमानी के साथ, इसलिए सब भागे। यूं तो सुप्रीम कोर्ट 2002 में इस इलाके में माइनिंग पर पाबंदी लगा चुका है, लेकिन यहाँ पर फिर भी माइनिंग हो रही है। क्यों, ये समझने की कोशिश हमने की। ये जो पूरा गांव है ये चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ गांव के लोगों के पास ज़्यादा कुछ काम धंधे नहीं हैं। अधिकतर लोग इलीगल माइनिंग से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। केवल ये गांव नहीं बल्कि आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोग भी इलीगल माइनिंग से जुड़े हुए हैं। आप देखें कि गांव में कई घरों में आपको इस तरह के डंपर खड़े हुए मिल जाएंगे और लोग यहाँ से पत्थर निकालते हैं, फिर अलग अलग शहरों में जाकर बेचते हैं। तो अधिकतर लोग इलीगल माइनिंग से जुड़े हुए हैं। अब गांव से जो ये रास्ता निकलता है, ये एक रास्ता है गांव से, यही रास्ता आगे जो पहाड़ियां हैं वहां तक जाता है। चाहे पुलिस आए या फिर माइनिंग करने वाले, एक रास्ता है। हालांकि जो इलीगल माइनिंग करने वाले हैं वो कई रास्ते तय कर लेते हैं, लेकिन पुलिस के लिए आने के लिए एक रास्ता है जहां से गाड़ियां जा सकती हैं। तो पुलिस जब भी यहां से निकलती है इस रास्ते से, तो यहां पर इलीगल माइनिंग करने वालों के जानकार दुकानदार के रूप में या किसी और रूप में यहाँ पर बैठे होते हैं, और जैसे ही गाड़ी यहाँ से गुजरती है वो तुरंत फोन करते हैं आगे जो लोग माइनिंग कर रहे होते हैं। 2 साल पहले हरियाणा सरकार ने गैर कानूनी माइनिंग रोकने के लिए स्पेशल स्क्वाड बनाया था, उसे भी भंग कर दिया गया। इस इलाके में माइनिंग रोकने वाले पुलिसकर्मियों पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसने मौजूदा एसपी वरुण सिंगला को भी नहीं बख्शा। फिर भी पुलिस कह रही है कि माइनिंग छोटे स्तर पर की जा रही है, संगठित तरीके से नहीं। देखिए, यहाँ पर 2002 में से पहले माइनिंग लीगल रूप में हुआ करती थी। उसके बाद से माननीय न्यायालय के आदेशों के बाद ये बैन हो गई है। उसके बाद छुटपुट घटनाएं अलग अलग गाँव में, जैसे इस घटना में भी देखें आप कि जो उस गाँव के साथ, उस पहाड़ के साथ सटे हुए जो गाँव है पचगाँव, उसी के ही लोग जो हैं वही डंपर मालिक भी हैं और वहीं की लेबर, ऐसा हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि वहीं की लेबर ने उसको तोड़कर और भरा है। ये अपने एक डंपर में 4 से 5 हज़ार रुपया कमाते हैं। तो ये अपने स्मॉल फाइनेंशियल इकोनॉमिक गेन के लिए गांव के खुद के लोग ही ये कर रहे हैं और बहुत ही स्मॉल स्केल पे ये होता है। 3 कंपनियां हमने वहाँ पर लगाई और तीनों जिलों के जो एसपी और बाकी उच्च अधिकारी हैं वहाँ पर वो कॉम्बिंग कर रहे हैं
इनको पकड़ने के लिए, और किसी भी हालत में इनको छोड़ा नहीं जाएगा। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या के विरोध में पूरा तावड़ू शहर बंद रहा। लोगों ने कातिलों को फांसी की सजा देने की मांग की और पुलिस के दावों की पोल खोली। स्थानीय लोगों का कहना है यहाँ हर कोई अपने स्तर पर सरकारी महकमे की मिलीभगत से माइनिंग करता है। बड़े माफिया भी हैं और गांव के लोग भी हैं, सरपंच भी हैं। अच्छा। और वैसे दबंग लोग भी हैं। अच्छा। जो 5-7 गांव हैं पहाड़ के साथ, ये रात को खूब बम ब्लास्ट करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, सवेरे भर के लाते हैं। आपको अगर पकड़ना है किसी को 250 गाड़ियाँ भोगीपुर में जाके पकड़ो। कौन कौन से गाँव में जहाँ माइनिंग होती है? माइनिंग ये सारे में होती है। मेवात में पूरा ये माइनिंग के ऊपर ही चल रहा है। आप सवेरे जितना भी पत्थर आता है, ये भोगीपुर है, यहाँ से 6-7, वहाँ पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं और ट्रक भी खड़े रहते हैं, बिना लिए दिए कौन निकालता। इस मामले में आरोपी मित्र के साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं उसकी जांच चल रही है। वहीं शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई का गुरुवार को हिसार के उनके पुस्तैनी गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। नूह से कैमरामैन राकेश सिंह और अपने सहयोगी राहुल शर्मा के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और इसी तरह की खबर आज सुबह झारखंड से आई है। झारखंड की राजधानी रांची में आज तड़के 3 बजे के करीब तुपुदाना इलाके में एक महिला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो को वाहन के नीचे रौंदकर मार डाला गया। रांची के एसएसपी के मुताबिक जिस गाड़ी से महिला सब इंस्पेक्टर को रौंदा गया उसे जब्त कर लिया गया है। उसमें 10 मवेशी बरामद किए गए हैं, जिससे ये शक पुख्ता हो रहा है कि ये जानवरों की अवैध तस्करी का मामला हो सकता है। इस मामले के एक आरोपी निसार खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश पे पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। और देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे मुंबई। क्यों कांप रही हैं मुंबई की कुछ इमारतें, एक रिपोर्ट दिखाएंगे। मुंबई की पहचान मरीन ड्राइव पर बनी इमारतों में कंपन की शिकायत सामने आई है। वजह है समंदर के किनारे पड़े सीमेंटेड पत्थरों को सड़क निर्माण की वजह से हटाया जाना। अब शिकायत के बाद इन्हें बीएमसी फिर से उसी जगह पर रख रही है। मुंबई की पहचान मरीन ड्राइव मुंबई वासियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र, लेकिन जो समंदर मरीन ड्राइव को ये शख्सियत देता है, उसी की ऊंची तेज लहरें यहां बनी इमारतों में कंपन पैदा कर रही हैं। वजह हैं ये टेट्रापॉड्स। ये सीमेंटेड टेट्रापॉड समंदर के किनारे तेज लहरों की रफ्तार कम कर देते हैं और इससे किनारे को कोई नुकसान नहीं होता। इन्हें वेव ब्रेकर्स भी कहा जाता है। लेकिन इसका ख्याल रखे बिना बीएमसी ने कुछ हिस्सों से टेट्रापॉड्स हटा दिए थे, क्योंकि वो करीब 10.5 किलोमीटर लंबी तटीय सड़क यानी कि कोस्टल रोड बना रही है। नतीजा ये हुआ कि ये तेज लहरें पास की इमारतों में कंपन पैदा कर रही हैं। यहाँ रहने वालों की शिकायत के बाद बीएमसी ने फौरन इन पत्थरों को फिर से जगह पर रखना शुरू कर दिया है, लेकिन अब भी कई हिस्सों में किनारे से ये पत्थर गायब दिखते हैं, जिन्हें वापस रखने में कुछ दिन और लगेंगे। जैसे उनको ये मिला ये कंप्लेंट, तो तुरंत के तुरंत उन लोग ने टेट्रापॉड वापस रखने लग गए। ये प्रॉमनाड के जो स्टोन्स है ना, उसमें गड्ढे पड़ जाते थे, क्योंकि नीचे से पानी खींच लेता था, ये अर्थ को खींच लेता था और बार बार उसको रिपेयर करना पड़ रहा था। तो मेरे ख्याल से ये हमारे मेन एक्चुअली फियर है कि ये रोड के कारण से, और अगर समुद्र को बराबर आप उसको बैरिकेड नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तकलीफें निकलेंगे। आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने हालिया शोध में पाया कि मुंबई शहर भौगोलिक घटनाओं के कारण प्रतिवर्ष औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है। इसके अलावा हालिया स्टडी बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरब सागर का जल स्तर 0.5 से लेकर 3 मिलीमीटर सालाना की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जितनी तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है, उससे कहीं तेजी से मुंबई के कुछ इलाके नीचे बैठते चले जा रहे हैं।
इस बीच ऐसे निर्माण यहां बसे लोगों को चिंतित करने लगे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।